बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि लेटर राइटिंग कैसे होती है और बाकायदा ख़त लिखने का तरीका क्या है। ये वीडियो जो होगी इसके दो हिस्से होंगे। सबसे पहले बात होगी कि एप्लीकेशन और लेटर में फ़र्क क्या होता है और इसी में बताऊंगा कि लेटर की अहमियत क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि एक लेटर जो फॉर्मली लिखा जाता है कैंपस को या किसी भी अथॉरिटी को, उसके कितने हिस्से होते हैं और हर हिस्से पे इंशाल्लाह बात होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन और लेटर में क्या डिफरेंस है। एक एप्लीकेशन के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसमें हमने ये बात की थी कि एप्लीकेशन हमेशा फॉर्मल होती है। मतलब ये हमेशा किसी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत लिखी जाती है और ये आमतौर पे चाहिए होती है, ये इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है स्कूल कॉलेजेस या किसी भी इदारे की। और एप्लीकेशन की वजह से आपका काम जो है वो स्टार्ट होगा या वो ख़त्म होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स के हवाले से कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जब आप कोई डीएमसी निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, या इसी तरह अगर आपको आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन या परफॉर्मा देते हैं। इसी तरह ये मतलब कोई भी काम अगर यूनिवर्सिटी में आपने करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन ज़रूरी है। और ये आमतौर पे एक कंडेंस फॉर्म होती है और सिंगल पैराग्राफ की शक्ल में लिखी जाती है। बाज़ डिपार्टमेंट्स ने अपनी बाकायदा एप्लीकेशन का फॉर्मेट वज़ा किया हुआ है और बाज़ों ने जो है वो जस्ट आप पे छोड़ दिया है कि आप एप्लीकेशन जैसे मर्जी उनको जमा करवाएं। लेटर में दूसरी तरफ जो है ये फॉर्मल भी होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। फॉर्मल वो जो आप किसी इंस्टीट्यूट में रहते हुए जमा करवाएं। इनफॉर्मल जो है वो अपने दोस्तों को लिखते हैं ख़त वगैरह। ऑल दो आजकल के ज़माने में वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ईमेल ने उसकी जगह ले लिया है, व्हाट्सएप ने ले लिया है, फ़ोन कॉल्स ने ले लिया है। अब वो ख़त किताबत वाला सिलसिला ख़त्म हो चुका है जो पहले चलता था। लेकिन फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग इज़ स्टिल ऑन और ये भी जो है चाहिए होती है। आमतौर पे ये जो लेटर राइटिंग होती है ये किसी इंस्टीट्यूशन की डिमांड नहीं होती, बल्कि आप अगर अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं या आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप लेटर लिखते हैं। ये आमतौर पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेटर लिखा जाता है। आप कोई आगाही प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई शिकायत लगाना चाहते हैं या किसी किस्म की कोई और बात अपने हायर अथॉरिटी से या किसी से शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए लेटर लिखा जाएगा। लेटर आमतौर पे एप्लीकेशन से बड़ा होगा। इसके बड़े-बड़े अगर हिस्से करूँ तो 3 बड़े पैराग्राफ बनते हैं। और इसमें जो फॉर्मल लेटर है 2 से 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल में तो आपको पता है उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि आपने दोस्तों को लिखना है जैसे मर्ज़ी लिखें। फॉर्मल लेटर के अगर मैं हिस्से आपसे बात करूँ तो 7 हिस्से बनते हैं मेजर, जो किसी लेटर में हो सकते हैं। उसमें से कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखे हैं और उनके आगे ब्रैकेट में मैंडेटरी लिखा है। ये वो हिस्से हैं जो ज़रूरी हैं, हर ख़त में इनका मौजूद होना लाज़मी है। उसके अलावा कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके आगे मैंने कंडीशनल लिखा है। कंडीशनल का मतलब ये है कि कुछ ख़ास हालात में ये लिखने ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन हर ख़त में इनको डालना ज़रूरी नहीं है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको पेज बॉर्डर के बारे में थोड़ा बता दूं कि जब एक ख़त लिख रहे होते हैं तो उस ख़त में आम तौर पे जो स्टैंडर्ड है वो 1 इंच स्पेस शुड बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द पेज। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि आप 1 इंच स्पेस छोड़ेंगे चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, और फिर उसके बाद अपना ख़त लिखना शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं सेंडर एड्रेस की। कंडीशनल है और ये उस सूरत में लिखा जाता है अगर जो खत लिखने वाला है वो ये चाहता है कि अगला बंदा इसको पढ़ने के बाद मुझे वापस जवाब भी भेजे, तो उस सूरत में एड्रेस लिखना ज़रूरी है। नंबर टू, वो कहीं और बैठा हुआ है और वो आपसे ख़त किताबत कर रहा है तो वो बताना चाहता है कि मतलब आउट ऑफ द कंट्री अगर वो बैठा है डेफिनेटली फिर तो उसे एड्रेस लिखना ज़रूरी है। अगर विद इन द कंट्री है तो फिर भी एड्रेस लिखेगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है जो कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो उसी यूनिवर्सिटी को खत दे रहा है तो एक तो वो उसी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और चाहे वो स्टूडेंट चाह भी रहा हो कि जो आगे मैं जिसको खत लिख रहा हूँ वो मुझे वापस जवाब भी भेजे टीचर, लेकिन फिर भी वो एड्रेस नहीं लिखेगा क्योंकि लोकेशन सेम हो जाती है, यूनिवर्सिटी सेम है। वो नीचे जब अपनी डिटेल्स देगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, फ़ोन नंबर देगा, तो टीचर उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा या क्लास में से बुला लेगा या कोई और तरीका इस्तेमाल कर लेगा, तो उसको बुलाना आसान है। लेकिन अगर कहीं दूर दराज के इलाके में बैठा है तो फिर डेफिनेटली सेल नंबर या ईमेल एड्रेस देना ज़रूरी है। तो लिखने के लिए बड़ा आसान है। इसमें अपना नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपना एड्रेस देंगे। ये देखें, हाउस नंबर, टाउन और डिस्ट्रिक्ट बता दिया, दैट्स इट। और इसको आप जनाब आमतौर पे पहले तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे
और कुछ कुछ फॉर्मेट्स में लेफ्ट साइड पर ही रहने दिया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट है वो ये है कि इसको राइट साइड पे लेकर जाया जाए। राइट साइड पर ले जाने के लिए सारे को टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद टैब का बटन दबाएं, और टैब का बटन जो है इसको 9 से 10 दफ़ा दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस जगह पे पहुंच जाएगा। ये तकरीबन हाफ से आप कह लें कि 1/3 ऑफ योर पेज, अगर पेज के लंबाई के रुख 3 हिस्से करूं तो ये तकरीबन तीसरा हिस्सा बनता है जिसके अंदर आप इस टेक्स्ट को लिखते हैं। ठीक है, और स्पेस का बटन कभी इस्तेमाल ना करें टेक्स्ट को आगे ले जाने के लिए, उससे जो है सेटिंग सारी ख़राब होती है। हमेशा टैब का बटन इस्तेमाल करें अगर आपने टेक्स्ट को ज़्यादा दूर लेकर जाना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और लिखने के बाद लिखने की ये ज़रा आसान तरीका है। इसमें यह है कि आप कंट्रोल आर की कमांड से सारे टेक्स्ट को एक साथ उठाकर राइट लाइन कर सकते हैं। इसमें आप देखें तो तमाम टेक्स्ट जो है वो राइट बॉर्डर के साथ चिपक गया है। ठीक है ना, तो अगर पहली लाइन पहले कह लें कि एग्जाम्पल में देखते हैं तो उसमें जो है ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक लाइन में एडजस्ट होता है, ये राइट बॉर्डर के साथ नहीं चिपकता। इस एग्जांपल में मैं इसी वाले पहले वाले मेथड को लेकर चलूँगा क्योंकि मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, दिखने में थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है। तो इसमें ये लिखने के बाद अगली बात आ जाती है डेट डेट की, ठीक है? डेट में ये मैंडेटरी है, लिखनी ज़रूरी है, और डेट में सबसे अहम बात ये है कि आमतौर पे अगर आप लिखेंगे 5/10/2020 या 10/5/2020 तो इसमें कन्फ्यूजन है। ये नहीं पता चलता कि ये 10वें महीने की 5वीं तारीख है या 5वें महीने की 10वीं तारीख है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट्स चलते हैं डेट लिखने के। बाज़ दफ़ा मंथ, डे और ईयर लिखा जाता है, बाज़ दफ़ा डे, मंथ और ईयर लिखा जाता है। तो बेहतर ये होता है कि हमेशा मंथ जो है उसको आप इंग्लिश में लिखें और कंप्लीट लिखें। तो जब भी आप खत लिख रहे हो तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है अक्टूबर 5 और कॉमा लगा के 2020, ये आइडियल मेथड है। आप 5 अक्टूबर 2020 भी लिख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर हम अक्टूबर 5 2020 लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगली बात है रेसिपिएंट नेम, ये मैंडेटरी है, लिखना ज़रूरी है। इसको एक चीज़ मैं छोड़ गया इसमें, वो ये है कि डेट जो है वो देखें एक लाइन छोड़ कर लिखी है मैंने, ठीक है? और इसी तरह ये रेसिपिएंट नेम जो है ये आमतौर पे लेफ्ट साइड पर आएगा। रेसिपिएंट नेम में अगर तो आप किसी सीट को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं, डिप्टी डीएसए, यूएफ, सब कैंपस बूरेवाला, बिहाड़ी, स्टूडेंट के लिए ये एड्रेस काफ़ी है। लेकिन अगर कोई आपका कह लें कि बहन भाई या कोई और बंदा कैंपस के बाहर से इस यूनिवर्सिटी में किसी सीट को ख़त लिखता है तो फिर वो एड्रेस भी साथ लिख देगा। ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो बंदा जो यूनिवर्सिटी के बाहर से ख़त लिख रहा है, डेफिनेटली वो फिर इसके अंदर रेसिपिएंट नेम के साथ उसका एड्रेस भी देगा। तो ये एक तो चीज़ इसमें क्लियर कर लें। दूसरा, अगर आप बाय नेम ख़त लिख रहे हैं किसी टीचर को, आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाय नेम किसी को ख़त लिखते हैं तो उसमें फिर उसका नाम लिखें और उसका कैंपस और उसका, अगर तो उस नाम के 2-3 बंदे उस कैंपस में मौजूद हैं तो फिर आप डेफ़िनेटली उसका डेज़िग्नेशन या उसका मेजर या डिपार्टमेंट लिख दें। अदरवाइज़ अगर उस नाम का एक ही बंदा तो फिर यूएफ साहब कैंपस बूरेवाला के साथ वो चल जाएगा। और इसमें डॉक्टर लिखा है मैंने, अगर तो वो मेल है तो डेफ़िनेटली मिस्टर या डॉक्टर इस तरह का कोई सीगा इस्तेमाल करें स्टार्टिंग के तौर पे उसके, ठीक है? और अगर फीमेल है तो फिर उसके अंदर मिस, अगर वो गैर शादीशुदा है तो मिस होगी, अगर शादीशुदा है तो अगर आप एमआरएस लिखते हैं तो मिसेज़, और मिसेज़ के आगे आमतौर पे उसके हस्बैंड का नाम आएगा, उस औरत का नाम नहीं आएगा, मतलब मिसेज़ उसामा होगी। बाज़ जगह पे मैंने ये भी देखा है कि लोग लिख देते हैं मिसेज़, फ़र्ज़ करें मरियम लिख देते हैं, तो मिसेज़ मरियम तो वैसे ही फ़नी बन जाता है, एक्चुअली मिसेज़ उसामा शुड बी देयर। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है या इस जमकट्टे से निकलना चाहते हैं तो फिर एमएस इज़ मच बेटर वर्ड। आप एमएस लिखें। एमएस जो है ये दोनों तरीकों से पढ़ा जाता है, इसको मिस भी पढ़ा जाता है, इसको मिसेस भी पढ़ा जाता है, तो इसमें आप एमएस डॉट और आगे फीमेल का नाम लिख दें, वो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पे हमारी एग्जाम्पल में क्योंकि सीट को एड्रेस कर रहे हैं तो हम सीट का नाम लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन मैंडेटरी है। मैंडेटरी ये लिखने के लिए आपको 2 लाइनें खाली छोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि ये मैंने छोड़ी, और तीसरी लाइन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और उसके बाद कॉमा लगाएँगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे अपने टीचर को, ठीक है? टीचर के लिए हमेशा रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम डिपेंडिंग ऑन द जेंडर आप ये लिखेंगे। अगर अब लेकिन अगर किसी और बंदे को खत लिख रहे हैं तो फिर डियर सर इज़ मच बेटर ऑप्शन, डियर मैडम इज़ मच बेटर ऑप्शन। आमतौर पे जो डियर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इसमें वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कॉलीग्स के लिए, अपने हम उम्र के लिए, अपने से छोटों के लिए। अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्टेड ही का वर्ड ज़्यादा प्रेफरेबली हम यूज़ करते हैं। तो ये आप ज़हन नशीन कर लें इस बात को, बाज़ बच्चे टीचर को भी डियर कर रहे होते हैं।
तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये कि अगर आप किसी को बाय नेम खत लिख रहे हैं ऊपर, तो फिर नीचे डियर सर की बजाय आप उसका नाम लिख के मुखातब कर दें कि डियर जो भी है, या डियर सर भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, ठीक है। तो अच्छा जी, मेन बॉडी जो है ख़त की वो मैंडेटरी है डेफिनेटली, वो तो आपने लिखनी है। मेन बॉडी में पहले स्टार्टिंग में 1-2 लाइनें आप लिखेंगे, इसमें 3 पैराग्राफ बनेंगे, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ पहले आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि मेन बॉडी जो होती है आमतौर पे इसकी सेटिंग थोड़ी-सी करनी पड़ती है, और वो मैं आपको बता दूँ। एप्लीकेशन में भी यही रूल्स अप्लाई होंगे जो मैं यहाँ पर लेटर में आपको सिखाऊँगा। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें मेन बॉडी के जो आप लिख रहे हैं, और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके पैराग्राफ का ऑप्शन ढूंढें, पैराग्राफ के ऑप्शन को क्लिक करें। उसमें आपको स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। स्पेसिंग में देखें तो बिफोर और आफ्टर के 2 खाने आपको नज़र आएंगे, और लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। जो मेन बॉडी होती है ख़त की, आमतौर पे इसको 1.5 में लिखते हैं। एप्लीकेशन में भी आमतौर पे इसको 1.5 लाइन स्पेस पे ही लिखते हैं। और जो बिफोर एंड आफ्टर है, इसको आप लेटर के अंदर ख़ास तौर पे 6 पॉइंट्स कर दें दोनों तरफ, बिफोर और आफ्टर में 6 पॉइंट्स कर दें। आमतौर पे जो एक ख़त लिखा जाता है या एप्लीकेशन लिखी जाती है, या कोई भी वर्ड की आप डॉक्यूमेंट उठा लें, उसमें जो लाइन के दरमियान फासला होता है वो 12 पॉइंट्स का होता है। तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर 6 पॉइंट्स लिखने का मतलब ये है कि कोई भी पैराग्राफ उसके शुरू में ये आधी लाइन की गैप छोड़ देगा और उसके आखिर में ये आधी लाइन का गैप छोड़ देगा। उससे क्या होगा कि आपका पैराग्राफ जो है काफ़ी पॉप आउट होके और सामने वाज़े नज़र आएगा कि ये एक अलग से पूरा एक पैराग्राफ है, इसके बाद थोड़ी सी स्पेस है, फिर अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये जो सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, और ये आपका कह लें कि डेट है, इसकी सेटिंग्स भी मैंने आपको दिखाई है कि देखिए सिंगल लाइन स्पेस है और 0 पॉइंट्स किया है दोनों तरफ से। जब आप ये सेटिंग्स इस तरीके से करेंगे तो ये टेक्स्ट ऊपर वाला थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा और नीचे वाला थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। ये अब आपके सामने आ गया, देखा आपने? तो ये थोड़ा सा खुल गया टेक्स्ट, मैंने एरो कीज के साथ आपको दिखाया है ये पैराग्राफ। तो ये इस तरह दिखेगा आपको, रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद आपको एक स्पेस बीच में नजर आ रही है आधी लाइन की, उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर और वो बात लिखी है, और उसके बाद फिर अगली एक स्पेस के बाद अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इसी तरह फिर आप तीसरा पैरा डालेंगे। जो पैराग्राफ आपने इसमें डालने हैं, कितने डालने हैं और किस तरीके से डालने हैं, पहला पैरा हमेशा जो है वो पर्पस ऑफ राइटिंग पर होगा कि आप ये खत क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखें, अगर आप गौर करें तो एप्लीकेशन में सब्जेक्ट की एक हेडिंग थी, यहाँ पर वो सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं है, ठीक है। इसमें पहला पैराग्राफ जो है यही आपका सब्जेक्ट है, और आमतौर पे ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता, इसको आसान अल्फाज में कम से कम वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है कि मैं ख़त लिख तो रहा हूँ, ये ख़त क्या है, कंप्लेन लेटर है, जॉब लेटर है, क्या चीज़ है। तो जैसे यहाँ पर उसने बताया कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, या मैं एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि एग्रोनॉमी लैब में हुआ, तो ये इतनी सी बात उसने यहाँ पे लिख दी। अब उसकी डिटेल्स जो हैं वो आप अगले पैरे में, सेकंड पैरा होगा, उसमें आप उसकी डिटेल्स बताएंगे। कोई भी खत आपने लिखना हो तो कोशिश किया करें यही फॉर्मेट इस्तेमाल करने की, ये आसान है और समझना भी आसान है इसको। कि पहला पैरा होगा जी कि आप खत क्यों लिख रहे हैं। दूसरा पैरा होगा कि खत की असल डिटेल्स, ठीक है। वो ये देखें, इसमें मैंने सारी लिखी है, आप पॉज करके वीडियोस को पढ़ भी सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है, फर्जी है ये सारी कहानी, असल में नहीं हुई, जस्ट एक फर्जी कहानी बनाई है। और तीसरे पैराग्राफ में आप जो है इसको वो बताएंगे कि मैं अब आपसे चाहता क्या हूँ। अभी ये जो एप्लीकेशन आपके सामने मैंने दिखाई है, इसमें एक्चुअली एक बच्चे का जो भाई है वो कह लें कि जमा करवाने आया था यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म, लेकिन जब वो स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करा के यूनिवर्सिटी से जा रहा था तो रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स ने उसके साथ थोड़ा एक कह लें मजाक किया और उसको फूल किया, ठीक है ना, ट्रिक करके उससे 1000 रुपया निकलवा लिया और उससे कहा कि ये स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग फ़ी है, टीचर ने कहा है कि जमा करवाएं। तो उसने उनको दे दिए, और जब घर गया तो उसके भाई ने बताया कि ये तो कोई पैसे नहीं है, ऐसे स्कॉलरशिप फ़ी तो होती नहीं है। तो अब वो एक्चुअली कंप्लेन कर रहा है कि ये मेरे साथ ज़्यादती हो गई या धोखा हो गया मेरे साथ, तो काइंडली ये इसको, और तीसरे पैरे में बता रहा है कि इंक्वायर करें मैटर को और रिकवर करें मेरे पैसे अगर ऐसा हो सकता है। और फिर उसने कहा कि काइंडली ऐसे इकदाम किए जाएँ कि आइंदा ऐसा वाक़या इस कैंपस में ना हो। और फिर आखिर में देखें तो आखिरी लाइन जो है वो मैंने एंटर लगा के लिखी है, और ये थैंकिंग की लाइन होती है, ये हमेशा एंटर लगा के लिखते हैं एप्लीकेशन में भी और इसमें भी। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, या रिगार्ड्स, या कोई और वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लुकिंग योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो लेकिन वो आखिरी लाइन जो है वो एक एजाज़ी होती है, वो एक तारीफ़ी होती है थोड़ी सी बात को ख़त्म करने के लिए। तो बड़ी मेहरबानी होगी या इस तरह की कुछ बातें आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पैराग्राफ इसमें आएंगे। उसके बाद आ जाता है सेंडर नेम।
सेंडर नेम जो है ये लाज़मी है, मैंडेटरी है, और सेंडर नेम लिखने के लिए आप सबसे पहले लाइन के राइट साइड पर लिखेंगे, और राइट साइड पर योर सिंसियरली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बाहर से खत लिख रहे हैं, और उसके बाद कॉमा लगाएं और नीचे 2 लाइनों की स्पेस खाली छोड़ें। ये जो खाली स्पेस है इसको मैं सिग्नेचर बॉक्स कहूँगा, इसमें आप अपने साइन करेंगे, और साइन करना कभी ना भूलें, हमेशा साइन करें। एप्लीकेशन और लेटर साइन के बगैर नामुकम्मल है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी एप्लीकेशन जमा करवा सकता है टीचर, ठीक है ना। तो नीचे पर अपना नाम लिखा है उसने और बंदे ने, और फिर अपना सेल नंबर दिया। क्योंकि वो बाहर से बिलोंग कर रहा था, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, CNIC देने की ज़रूरत नहीं है, और ईमेल एड्रेस वो दे सकता था अगर वो चाहता, लेकिन उसने सेल नंबर पे इक्तफा किया, उसने कहा सेल नंबर काफ़ी है, तो ठीक है। बेहतर था सेल नंबर के साथ ईमेल एड्रेस भी दे देता। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। आप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक बात और है कि आप क्या करेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी हायर अथॉरिटी को खत लिख रहे हैं और उसके अंडर आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो फिर आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, ठीक है, या योर फेथफुल, दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो टीचर को लिख रहे हैं तो फिर योर्स ओबीडियंटली इज़ मच बेटर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ताबेदारी वाली बात करें तो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, अगर आप कोई और किसी और बंदे को खत लिख रहे हैं और फिर भी तारीफ़ी कलमात कहना चाहते हैं इख्तितामी नोट के अंदर, तो फिर आप योर सिंसियरली या सिर्फ सिंसियरली, ये 2 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो ये ज़रा ज़हन नशीन कर लें, इन अल्फाज को इस्तेमाल किया करें, अच्छे लगते हैं। आखिर में बात आ जाती है इनक्लोजर की। इनक्लोजर जो है ये कंडीशनल है और ऑप्शनल भी है साथ में। ऑप्शनल इसलिए कि ज़रूरी नहीं है, ये आमतौर पे ज़रूरी नहीं होता। ये ऑफिशियल जब लेटर वगैरह भेजे जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर आते हैं, उसमें तो CC करना ज़रूरी होता है। कार्बन कॉपीज़, वो मल्टीपल कॉपीज़ किसी एक खत की भेजते हैं और फिर वो नीचे बताते हैं कि इस बंदे को भेजनी है या इस बंदे को भेजी है। लेकिन आपके केस में CC करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप CC कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो लोग, अगर कोई बाहर से एप्लीकेशन लिख रहा है और उसे ये लगता है कि डिप्टी DSA साहब मेरी इस बात को इतनी अहमियत नहीं देंगे, तो वो क्या कर सकता है, वो CC करके इसको प्रिंसिपल को, और साथ में जो जिस टीचर की लैब में ये इंसिडेंट हुआ उस टीचर को CC कर दिया उसने। अब क्या हुआ है कि जब वो डिप्टी DSA इस एप्लीकेशन को पढ़ेगा और देखेगा नीचे ये प्रिंसिपल को भी CC हुई है, मतलब आपने इसकी एक कॉपी प्रिंसिपल को भी भेजी हुई है, इसका मतलब ये है। सिर्फ CC लिख देने से वो कॉपी नहीं उसको चली जाती, आपको वो भेजनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऊपर CC, ऊपर जो प्रिंसिपल की कॉपी होगी ऊपर उसको भेजेंगे प्रिंसिपल लिखकर। तो वो आप जो है उसको पता होगा प्रिंसिपल साहब को भी चली गई है, और उसको ये भी पता होगा कि इस्माइल हाशमी साहब को भी चली गई है। तो डेफिनेटली फिर वो जब 3 बंदे उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको पता है कि ऐसा एक वाकया यूनिवर्सिटी में हो गया है, तो फिर वो डेफिनेटली काम की एफिशिएंसी हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वैसे आमतौर पे काम इसके बगैर भी अच्छा चलता रहता है। दूसरी चीज़ इसमें इंक्लूजन में आ जाती है कि लिस्ट ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं, उसके ऊपर को कवरिंग लेटर लगा रहे हैं, वो आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ये सारे लेटर्स की टाइप कौन कौन से लेटर्स होते हैं, आपके काम के कौन से लेटर्स हैं। तो उसमें आप लाजमी नीचे इंक्लोजर में एक लिस्ट बनाएं। जैसे यहाँ पर ही फर्ज करें, आप कहते हैं कि माई फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, ऐसी एक लाइन लिख के नीचे आप कुछ लिस्ट लगाते हैं, फलां चीज़ की रसीद है या फलां चीज़ है या फलां चीज़ है, कोई आप प्रूफ के तौर पर अगर कुछ चीज़ लगाना चाहते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा एप्लीकेशन पढ़ेगा उसे पता होगा कि इसके साथ एप्लीकेशन के साथ ये 4 कापियाँ या 5 कापियाँ लगी हुई हैं। खुदा ना खास्ता कोई एक कापी बीच में से मिस हो जाती है या उतर जाती है, आपने स्टेपलर लगा के भेजी, वो निकाल कर और दफ्तरी कामों के दौरान कहीं कापी आगे पीछे हो गई, तो वो फ़ौरन पता चल जाएगा कि बंदे ने भेजी थी, लेकिन आगे कहीं ये ऊपर नीचे हो गई है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिख के भेजते और उस एप्लीकेशन के साथ लगानी ज़रूरी थी चीज़ें, तो फिर क्या होगा, वो कहेंगे यार इस बंदे ने नहीं भेजी, ठीक है ना। तो इस हवाले से ये इनक्लोजर की बातें। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा लेटर का पहला पोर्शन ख़त्म हुआ, पार्ट 1 फिनिश हो गया, और आई होप कि आपको समझ लग गई होंगी चीज़ें। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, वो ये है कि मैंने कुछ ख़ास लेटर जो आपके लिए बहुत अहम है, उनको एक सैंपल के तौर पे मैंने पहले लिखा है, और अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा दूसरी वीडियो में, और बताऊँगा कि कौन सी सेक्शंस किस एप्लीकेशन में ज़रूरी हैं और कौन से सेक्शन किस एप्लीकेशन में निकाल सकते हैं। तो काइंडली वो वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आपको बेहतर रहनुमाई मिल सके। थैंक यू वेरी मच।